गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इस देश के सिटीजन की डीएनए में डालने के लिए ये जो एक अटेम्प्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेहतरीन जजमेंट की सीरीज़ बनाने का, टॉप 50 मई 2022 की जजमेंट्स को लेकर मैं आज आपके बीच फिर से। सबसे पहले 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी चेक बाउंस केस का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो इमेज में आप देख सकते हैं, दिलीप हरी रमनी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। आप कई बार दोस्ती दोस्ती में चेक साइन करके दे देते हैं या कई बार गारंटर बन जाते हैं और आप चेक साइन करके दे देते हैं। लोन लेते समय बैंक वाले मजबूर करते हैं कि अपना गारंटर लेके आओ या अपने पार्टनर से भी साइन करवाओ। नॉर्मली हमने देखा सिक्योरिटी चेक भी चेक बाउंस के लिए आपको जेल में भिजवा सकता है, मगर दिलीप हरी रिमानी ने हार नहीं मानी और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी किया और कहा कोई भी वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं हो सकता, एक पार्टनर या गारंटर को आप फंसा नहीं सकते। तो दिलीप हरी रमानी ने हार नहीं मानी और उसके फेवर में ये जजमेंट गया। क्वासी फेडरल सिस्टम में अक्सर आपने देखा, कभी पंजाब, कभी बंगाल, कभी दिल्ली, जहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार नहीं है, वो एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के साथ आ जाती है जहाँ पर देश की अखंडता को खतरा पहुँच जाता है। तो केस के नाम से ही जाहिर है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही यूनिक पोजीशन है, एक तरीके से ना ये यूटी है ना स्टेट, ये है एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी। और वहाँ जो ब्यूरोक्रेट काम करते हैं, आईएएस ऑफिसर काम करते हैं, उस पर किसका कंट्रोल हो, पुलिस पे किसका कंट्रोल हो, लगातार ये जंग हम देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाती है। इस बार भी फुल बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक क्वेश्चन रेफर कर दिया, एक लीगल डिस्प्यूट रेफर कर दिया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है नेशनल कैपिटल में, उस पर कंट्रोल दिल्ली का होना चाहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का। फिलहाल मामला पेंडिंग है। अब हम आते हैं इलेक्शन और रूल ऑफ लॉ। इलेक्शन और रूल ऑफ लॉ, आपको पता है हर 5 साल बाद इस देश में मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सरकार बने हमारा, यानी कि हर 5 साल बाद त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है और सरकार बना देते हैं हम सुर मिला के। मगर सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में एक अनोखी बात नोटिस की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। 23,263 यानी 23,263 से ज़्यादा लोकल बॉडीज़ में हमने देखा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिना इलेक्शन के ही 2 साल से ज़्यादा रूल कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की मध्य प्रदेश में कि ये तो बहुत ही बेसुरा काम हो रहा है सुरेश महाजन जी, ये तो रूल ऑफ लॉ को तोड़ने की बात है, इलेक्शन करवानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एमपी राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित वर्सेस मोदी ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी हिंदी का बोलबाला है। तो राज्य तिलहन उत्पादक यानी तिल के उत्पादन करने वाला सहकारी संघ मर्यादित वर्सेस मोदी ट्रांसपोर्ट सर्विस में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की गई। ज्ञानवापी डिस्प्यूट में आपने देखा कि 39(7), 18(18), 26(10)(a), 26(9) जैसे कई सीपीसी के प्रोविजंस को, जैसा हमारे 2 साल रहने वाले ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो अब बनेंगे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने भी कहा था कि सीपीसी को रिस्पेक्ट दो, इसको पढ़ा करो। और इसी तरह ऑर्डर 26 रूल 11 की मैं ये जजमेंट आपके बीच में लेके आया हूँ कि जब कमिश्नर, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट हो या कोई और, अपनी रिपोर्ट जमा करवा देगा कि 12 फुट 4 इंच का एक शिवलिंग मिला पानी के अंदर से, तालाब के अंदर से मस्जिद में, तो फिर वो कोई एडजुडिकेशन नहीं हो जाएगा, उस पर फैसला नहीं आ जाएगा। फैसला तो जज साहब को ही करना है। यानी कि कमिश्नर की रिपोर्ट, चाहे 3 3 कमिश्नर थे ज्ञानवापी में, वो नॉन एडजुडिकेटरी रहेगा, ऐसा एमपी राज्य तिलहन उत्पादक के केस में कहा गया। मोदी ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो मोदी की सरकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कमिश्नर की रिपोर्ट को आप एडजुडिकेटरी कह दो।
एडजुडिकेटरी तो केवल जज साहब का काम है, कमिश्नर की बात केवल एक ओपिनियन है, केवल एक नोटिंग है। डॉक्टर्स कभी यूक्रेन से ट्रेन होके भारत में आ जाएं, तो कभी चाइना से, कभी रसिया से, और फिर भारत के लोगों पे एक्सपेरिमेंट करें जैसे कि हम गिनी पिग हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान से तो हमने बैन ही कर दिया है, कोई डॉक्टर हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं करना। लेकिन यहाँ वहाँ से करके भारत में आ जाओ और गिनी पिग की तरह आप पेट फाड़ने लग जाओ, प्लीज़ ऐसा ना करना। अरविंद आर ए वर्सेस सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जजमेंट आज मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर यह कहा गया, अरविंद, जिस तरह अरविंदम की जजमेंट में कहा था एक काबिल जज पेनेसिया होता है, तो अरविंद की जजमेंट में कहा गया एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही पेनेसिया होता है। और हमारे को केवल क्वांटिटी नहीं चाहिए कि कहीं से भी करके नेपाल, यूक्रेन, इधर उधर से करके आप भारत में एक्सपेरिमेंट करो। अगर एनएमसी ने कोई रेगुलेशंस बनाए हैं कि फॉरेन से करने वाले मेडिकल ग्रेजुएट को भारत में भी कुछ एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, तो वो बिल्कुल वैलिड हैं, क्योंकि हमारे देश को क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। अरविंदनम में क्वालिफाइड जजेस की बात कही थी, विजिलेंट जजेस की बात कही थी, तो अरविंद में क्वालिफाइड डॉक्टर्स की। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट देखने जा रहे हैं। बत्रा वर्सेस बत्रा, जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पहली जजमेंट आई थी, और उसके बाद आपने कई इंपॉर्टेंट जजमेंट का सफ़र तय किया डोमेस्टिक वायलेंस में, मगर 2022 में आपके बीच प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी की जजमेंट मैं आज शेयर करूंगा। बहुत मायने में ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सबसे पहले तो इसमें ये कहा गया कि मान लो आप एक पत्नी को, प्रभा को शादी करके ले आए त्यागी जी, और शादी करने के बाद वो एक बार भी आपके मैट्रिमोनियल होम में नहीं रही, आपके जॉइंट फैमिली में नहीं रही। तो इसका ये मतलब नहीं कि अब आपके रिलेशन अगर ख़राब हो गए या डिवोर्स हो गया तो उसका हक नहीं है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस उस लड़की के साथ, यानी कि प्रभा त्यागी और कमलेश देवी में कमलेश देवी के साथ हुआ, तो फिर याद रखना वो राइट टू रिजाइड शेयर हाउस होल्ड में तब भी इन्फोर्स करवा सकती है जबकि वो कभी वहाँ एक्चुअली रही ही नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी में कि जॉइंट फैमिली जो आप हिंदू लॉ में समझते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस में ना समझें, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप देखें शेयर हाउस होल्ड की, तो लिखा हुआ है कि एक बार में रही हो या उसका अधिकार हो वहाँ रहने का, चाहे वो एक्चुअल में ना भी रही हो, तो भी वो शेयर हाउस होल्ड में अपने राइट टू रिजाइड को इन्फोर्स कर सकती है। प्रभात त्यागी को ही आगे बढ़ाते हुए, अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है या एज ए जज आपके ये प्रश्न उठता है, वेदर द कंसिडरेशन ऑफ DIR इज़ मैंडेटरी, यानी कि एक पति या पति के घर वालों के खिलाफ कोई भी रिलीफ लेने के लिए, चाहे वो 18, 19, 20, 22 कोई भी हो, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर, कॉम्पेंसेटरी ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, तो क्या DIR यानी कि FIR की तरह जो DIR होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर से मंगवाना ज़रूरी है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी में कहा गया ये सब फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है, इस तरह से कंस्ट्रू करो, इंटरप्रेट करो, जो कि इस एक्ट को, जो सिडो यानी कि कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन के जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन पे बेस्ड है, तो लड़कियों को बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर रिलीफ प्रोवाइड करो। खैर, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 176 से जुड़ा एक मामला, केस का नाम है PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस वेंकटेश्वरलू कारी। अब नाम में ही फाइनेंशियल सर्विस है, इसका मतलब भाई यहाँ पर तो अमीर और गरीब की बात आएगी। भाई जिसके पास पैसा है वो मोर्टगेजी हो जाता है या पौनी हो जाता है, जो गरीब है, जो बेचारा उधार रख करके अपना जीवन काटता है, श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह, म्यांमार की तरह, या फिर भारत में जो हाल अब वेस्ट बंगाल, पंजाब का भी होता जा रहा है, GDP का रेशो, उधार लिए हुए पैसे के रेशो से जब 60 से ऊपर आ जाए तो खतरे की घंटी बजती है, 100 से ऊपर आ जाए
तो श्रीलंका जैसा हाल हो जाता है। पंजाब 54 पे पहुंच चुका है, वेस्ट बंगाल भी 40 क्रॉस करने वाला है। तो यहाँ पर भी हमारे लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल लौट के पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में आते हैं, जहाँ पर ये कहा गया कि अगर किसी ने आपके पास गिरवी रखवाया है और वो पैसे नहीं दे पाता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको खुद ही रख लें। ठीक है, आपके पास जो अधिकार है 176 में, वो साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि आप सूद डाल दें या फिर जो गिरवी आपके पास सामान रखा है उसको बेच दें और अपना पैसा ले लें। लेकिन ऐसा करने से पहले जो बेचारा गरीब पॉनर है उसको एक नोटिस भी दे दें। ठीक है, ना कि आप खुद ही वो जो गिरवी रखा हुआ सामान है उसको खरीद लें। तो ये बात एक वार्निंग की तरह आई सेक्शन 176 की इंटरप्रिटेशन करते समय पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में। कस्टम और पोक्सो को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट मैं आप आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। भाई, आपका धंधा पानी लेकर बंद करा दिया जाएगा अगर आप पोक्सो में फंस गए। ठीक है, ये इतना खतरनाक एक्ट है कि आपका धंधा पानी बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ धंधा पानी बंद। भाई, क्यों नहीं हुआ धंधा पानी बंद? क्योंकि तमिलनाडु में एक ऐसा कस्टम था कि मामा अपनी भांजी से शादी कर सकता है, और चाहे वो माइनर थी लेकिन अब उसके दो दो बच्चे हो गए हैं। तो ग्राउंड रियलिटी की बातों को जो है कोर्ट इग्नोर नहीं कर सकती। खैर, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्या अपर्णा भट्ट जैसी जजमेंट और इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस ऑफ इंडिया जैसी जजमेंट के बाद इस तरीके का व्यू आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी के कॉन्सोनेंस में लगा या नहीं? फिलहाल डियोमेटिक प्रिंसिपल इंडियन कंटेक्स्ट में क्या चीज़ है? महिमा डाटला वर्सेस रेणुका डाटला। अब ये डाटला वर्सेस डाटला की महिमा है, रेणुका जी जैसे हिमाचल प्रदेश में झील है उनकी महिमा है कि डियोमेटिक प्रिंसिपल इंडियन कंटेक्स्ट में भी हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। यानी क्या होता है ये डियोमेटिक प्रिंसिपल? कि कानून में लकीर का फकीर नहीं बना करते। कई बार ऐसी बातों को, कानून की लकीर की फकीर की बातों को डिस्पेंस विद भी करना पड़ता है अगर पार्टी कंसेंट दे दे। ठीक है, हाँ, कोई फ्रॉड हो तो वहाँ पर आप कंसेंट नहीं दे सकते, पर बाकी जगह लॉ नहीं, न्याय पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि रेणुका माँ का दिल बड़ा है, उनकी महिमा है, वो कानून से ज़्यादा न्याय पे फोकस करते हैं, और इसीलिए स्ट्रिक्ट अडेयरेंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को डिस्पेंस किया जा सकता है अगर फैक्ट्स ये डिमांड करें। ड्यूमेटिक प्रिंसिपल भारत में भी अप्लाई इस तरह किया गया। 53A सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की अब मैं बात करूंगा। वीरेंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। वीरेंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2022 मई की सीरीज में हम देखते हैं कि अगर पुलिस वाले नालायक हों, एक्यूज का डीएनए प्रोफाइलिंग ही नहीं करवाया, तो रेप और मर्डर जैसे केस में, जिसमें पहले रेप करते हो फिर मर्डर कर देते हो, तो क्या आप बरी कर दोगे, एक्विट कर दोगे? बोला प्लीज़ ऐसा नहीं होगा। ठीक है वीरेंद्र, ऐसा नहीं होगा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तूने कोई वीरता का काम नहीं किया, बहुत ही कायरता का काम किया है, रेप और मर्डर का। तो पुलिस की नालायकी, आईओ की नालायकी, तेरा डीएनए प्रोफाइल नहीं भी कराने पर हम तेरे को कन्विक्ट करेंगे। वीर नहीं है तू, तू वीरेंद्र है, तू वीरेंद्र नहीं है, तू कायर है। खैर, ये सब तो याद करने के तरीके हैं, तो प्लीज़ ऑफेंडेड ना फील करिए। आगे, इबरात फैजान वर्सेस ओमेक्स बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड। किसका सपना नहीं होता ओमेक्स में घर बनाने का? लेकिन फिर घोंसले का घोंसला बन जाता है, फिर कंज्यूमर के चक्कर लग जाते हैं। लेकिन अगर कंज्यूमर नीचे से लेकर आप स्टेट से लेकर नेशनल लेवल यानी कि टॉप के लेवल तक भी जा चुके हैं, जिसको एनसीडीआरसी कहते हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन कहते हैं, तो उसके बाद अपील क्या केवल सुप्रीम कोर्ट ही रह जाता है? ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। याद रखना, इबादत करते रहो इस जजमेंट की। इबरात फैजान को याद करो, ओमेक्स बिल्डर को याद करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 227 में जो वर्ड है ट्राइब्यूनल, तो एनसीडीआरसी भी एक ट्राइब्यूनल ही तो है, और इसीलिए 227 के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं, आप स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट जाओ। अब हम आते हैं एक बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि
लगातार हमने मध्य प्रदेश के एडीजे में, गुजरात के एडीजे में, पंजाब के एडीजे के एग्ज़ाम में या इवन हमारे जेएमआईसी के एग्ज़ाम में ये देखा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब पूछते हैं तो 99% चांस है कि आप इसमें गलती करोगे। कैसे? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी कई सारी जजमेंट्स को ओवररूल कर दिया। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कौन कौन सी जजमेंट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया। मगर फिलहाल सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 आप सबको पता है एविडेंस एक्ट का, जब बहू मरते मरते कुछ बोल जाती है कि मेरे साथ दहेज के लेकर उत्पीड़न हुआ, एविडेंस सफिशेंट ना भी हो, 498A में आपने चाहे एक्विटल कर दिया हो, लेकिन क्या 304B में उसको कंसिडर किया जा सकता है? या 304B में अगर आपने उसको एक्विट कर दिया हो तो क्या 498A में उसको कंसीडर किया जा सकता है? तो आंसर है यस, किया जा सकता है। और इसीलिए एक पॉइंट पे कन्विक्शन भी हो तो दूसरे में एक्विटल हो सकती है। राधेश्याम भगवान दास साहा वर्सेस लाला वकील वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब राधेश्याम भगवान दास, तो कितना प्यारा नाम है, भगवान का नाम है। और वहाँ लाला वकील, वकील साहब फिर भी नहीं रुकते वकालत करने से। भाई भगवान को याद करो, राधेश्याम को याद करो, लेकिन नहीं, आप तो लाला वकील बने हुए हैं। तो ऐसे केसेस में जब वकालत करनी ही है तो चलो कुछ टेक्निकल बातें करते हैं। 432 सबसेक्शन 7 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक की पावर होती है रिमिट करने की, लेकिन पंजाब और हरियाणा या हिमाचल अगर लड़ने लग जाएं, दो स्टेट लड़ने लग जाएं कि मैं रिमिट करूंगा, मैं रिमिट करूंगा, मेरे रूल के हिसाब से रिमिट होगा, और आपको ये क्वेश्चन आ जाए, तो आप वकील साहब का एडवाइस लेना, राधे श्याम का नाम लेना, और 432 सब सेक्शन 7 की इंटरप्रिटेशन करते हुए ये कहना कि प्री मेच्योर रिलीज या रिमिशन उसी स्टेट के पॉलिसी के हिसाब से होगा जहां क्राइम कमिट हुआ। जैसे कि धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाए गए, तो वो क्राइम कहाँ होता है? आपके धर्मशाला हिमाचल में। लेकिन बंदे कहाँ से पकड़े जाते हैं? मान लो पंजाब से पकड़े जाते हैं। तो फिर प्री मेच्योर रिलीज या रिमिट जब करना होगा एक्यूज को, तो आपने हिमाचल का रूल लगाना है, ना कि पंजाब का। ये बात राधेश्याम भगवान दास एलियास लाला वकील में कही गई। बुद्धादेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बड़ा लैंडमार्क केस है, बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन 2022 में भी वापस, आज बुद्ध पूर्णिमा है, उसी दिन बुद्धादेव करमास्कर की जजमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें यही कहा गया कि कोविड में जो बुजुर्ग औरतें हैं, इवन जो दादी बन चुकी हैं, अगर उनको भी अपना शरीर बेचकर प्रोस्टिट्यूशन में जाकर पेट भरना पड़ जाए, तो ये ममता दीदी को चिंता करनी चाहिए, इस विषय में कुछ सोचना चाहिए। वैसे ये बहुत शर्म की बात है, कभी चर्चिल के टाइम में बंगाल फेमिन आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था। आज जो हाल बंगाल का, पंजाब का, आंध्र प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का डेट जीडीपी के रेशो में हुआ है, और जो हमारे आसपास श्रीलंका में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और म्यांमार में हुआ है, कहीं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, तो कहीं पर प्रधानमंत्री कि एक ही फैमिली के सारे बंदे, कोई राष्ट्रपति है, कोई वित्त मंत्री है, कोई सिंचाई मंत्री, कोई इरिगेशन मंत्री, और चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी में आकर आईएमएफ से उधार ले लेकर पूरे वर्ल्ड की हिपोक्रेसी में, यूक्रेन और रशिया के वॉर में यूरोप का कमज़ोर पड़ना, फिनलैंड का नाटो को ज्वाइन करते ही रशिया का वर्ल्ड वॉर की धमकी देना, ये सब चीज़ें हमें ड्यूटी बाउंड बनाती है कि हम अपने हिस्से की ईमानदारी करें, सजग रहें। इन्फॉर्मेशन जो इस वीडियो के थ्रू आपको मिल रहा है, ये काफ़ी नहीं है। इससे आपको नॉलेज तो मिल जाएगी, आप एम्पावर्ड फील करोगे, लेकिन अगर उस नॉलेज से इम्प्लीमेंट करके आप किसी के चेहरे पे स्माइल ला सको, या अपने से बेहतर जो आपको ज़िंदगी मिली है उससे बेहतर, एज ए जज, एज ए प्रोसिक्यूटर, एज ए लॉ के स्टेक होल्डर, एज ए सिटीजन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का छींटा आसपास देते रहोगे, तो ये वीडियो बनाने का हमारा जो प्रयोजन है वो पूरा होता रहेगा। नेक्स्ट, निखिल शिवाजी गोलाइथ की जजमेंट। निखिल शिवाजी गोलाइथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 376 डीबी आईपीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई है। जब भी किसी, अभी तो जेएस वर्मा कमेटी जी ने इस नए नए कानून को बनाया है, और जब भी कभी भी किसी लीगल प्रोविज़न की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ही चैलेंज हो जाए,
तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो निखिल शिवाजी गोलायत में, भाई वैसे भी शिवाजी का नाम है तो आपको पता है कि शिवाजी लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। तो यहाँ पर निखिल शिवाजी गोलायत में शिवाजी माफ़ तो नहीं कर सकते ना। गैंग रेप किया, वो भी बच्चों का, 12 साल से। अगर आपको पता है नीचे के बच्चों का कोई गैंग रेप करता है तो पोक्सो तो लगेगा ही लगेगा। 376 DB में जज साहब के पास डिस्क्रिशन ही नहीं है। वो मिनिमम सज़ा अगर देना भी है तो आजीवन चक्की कारावास और मैक्सिमम डेथ पनिशमेंट है। तो इस बात को लेकिन अब चैलेंज कर दिया गया कि कई लोग रिफॉर्म हो सकते हैं, और जज का अगर डिस्क्रिशन ही छीन लिया जाए तो जितना अपराध नहीं किया उतना डिसप्रोपोर्शनेट सज़ा देना आर्टिकल 14 के 22 में आता है, 39A और 21 को भी वायलेट करता है। इन सब बातों को लेकर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर दी है। आपका क्या व्यू है? क्या ऐसे सेंसिटिव केसेस में जजेस की पावर कम करने की छीन लेनी चाहिए थी लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को, या नहीं? फिलहाल हम देखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहनलाल पतीदार। भाई जैसे कि पति डरता है तो केवल पत्नी से डरता है, तो इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा बैंक वालों को, अरे डरना है तो बड़े बड़े विजय माल्या से डरो, बड़ी बड़ी मच्छियों से डरो। ये छोटी छोटी मच्छियों के पीछे ऐसे पड़ जाते हो तुम, जो किसान है, जो सुसाइड कर रहे हैं, और जो हजार हजार करोड़ लूट के देश को छोड़ के चले गए, और वही कॉलोनियल मास्टर अंग्रेज आज उनको शरण देते हैं, तो वहाँ पर उनको पकड़ नहीं आ पाते। तो मोहनलाल पति डर, जिस तरह पति डरता है इसी तरह बैंक को बोला गया कि आप भी डरो और जाके बड़े मच्छियों को पकड़ो, उनसे मत डरो। तो ये याद करने का तरीका है मोहनलाल पटीदार। मगर क्योंकि ये कमेंट सोशल मीडिया में बहुत छाया था तो आपको जजमेंट का नाम पता होना चाहिए। कमिटी ऑफ मैनेजमेंट अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद वाराणसी, राखी सिंह। कौन नहीं जानता इस राखी सिंह को, जो दिल्ली से है। और इसके अलावा वो 4 और हिंदू लड़कियां जिन्होंने गौरी श्रृंगार की पूजा करने की बात कही। विश्वनाथ यानी कि शंकर भगवान के टेम्पल को औरंगजेब ने जब हमारे पूर्वजों को कन्वर्ट कर करके और मस्जिदों को थोपा उन्होंने मंदिरों के ऊपर, तो ये कभी ना कभी तो सच को सामने आना ही था। और इसीलिए हमारे जज साहब, सीनियर सिविल जज वाराणसी के, उन्होंने अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए 3-3 एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट करके जब सर्वे करवाया तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन सच सामने आया। और वो सच क्या था कि 12 फुट 4 इंच का शंकर भगवान का शिवलिंग वहाँ जो मस्जिद में तालाब है उसके अंदर छिपा पाया। अब डीसी से लेकर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर जितने भी एसपी हैं, पुलिस वाले हैं, सबको बोल दिया गया है प्रोटेक्ट किया जाए, उस जगह को सील कर दिया जाए। लेकिन ज्ञानवापी मॉस्क की सर्वे से तंग आकर मैनेजमेंट अंजुमन इंतज़ामिया ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोई एंटरिम रिलीफ तो नहीं मिला, पर दलील ये दी गई अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद के द्वारा कि सब कुछ जब शांत चल रहा है तो माहौल को भड़काने के लिए ये काम किया जा रहा है। दूसरी जो कानून के पहलू जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अश्वनी उपाध्याय एडवोकेट ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उसका ब्यौरा देते हुए ये कहा कि अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 को पढ़ें तो ये साफ हो जाता है कि इस प्लेंट को जज साहब को, सीनियर सिविल जज को, रवि दिवाकर जी को ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था। जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी ऐसे मैटर में बड़े मुर्दे उखाड़ने की। ताजमहल को लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आपको याद होगा, 22 कमरे खुलवाने से मना कर दिए थे। पर फिर सोशल मीडिया में आया तो पद्मनाभा के मंदिर खुलवाते समय ये लॉ कहाँ गया? तब तो आपने सारे मंदिर खुलवा दिए। साबरीमाला के केस में भी और सायरा बानू के केस में भी हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी की जीत हुई। और हम यही चाहते हैं कि एक सेकुलर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी ही हमारे डीएनए में होना चाहिए। हमारे अपने बिलीफ, फेथ हो सकते हैं, आर्टिकल 25 में वो सब प्रोटेक्टेड है, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी से ही चलना होगा। अगर हम भारत के लोग इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर कास्ट, क्रीड, रिलीजन विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो हमें बहुत ही साइंटिफिक टेम्परामेंट आर्टिकल 51A का एच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेना होगा। फिलहाल
इन सारी खूबसूरत बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मई 2022 सुप्रीम कोर्ट की कुछ और इम्पोर्टेंट जजमेंट के साथ सेकेंड पार्ट में जल्दी मिलेंगे।